नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, जिस सीरीज का आपको इंतजार था वो सीरीज आज स्टार्ट करने वाले हैं। विज्ञान का मॉडल पेपर 1 करेंगे, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न जैसे एग्जाम में आते हैं। 30 प्रश्न रहेंगे, 20 प्रश्न साइंस के और 10 प्रश्न साइंस की टीचिंग मेथड के, जैसे आपके रीट की पेपर में आएंगे वैसे के वैसे प्रश्न रखेंगे। और साथियों, आपको कोई कोचिंग वाला तो ब्रह्मास्त्र देगा, कोई कैप्सूल देगा, कोई कुछ देगा। मैं आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित विज्ञान के मॉडल पेपर दूंगा ढेर सारे। और साथियों, प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे परीक्षा में, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, या आप इस टेस्ट को देने के बाद डिसाइड कीजिएगा। जितना ज्यादा हो उसके लोगों तक पहुंचाइए टेस्ट को। पहला अपना प्रश्न आ रहा है साथियों कि डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या सल्फर डाइऑक्साइड है? तो साथियों, सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो डबल रोटी बनाएंगे अपन तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखने वाला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। 1 पूर्व से पश्चिम की ओर, 2 उत्तर से दक्षिण की ओर, 3 पश्चिम से पूर्व की ओर, या 4 दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसमें कौन सा सही होगा साथियों? यहाँ पे जो आपका उत्तर सही रहेगा वो रहेगा पश्चिम से पूर्व की ओर। जो पृथ्वी घूर्णन करेगी वो कहाँ से कहाँ करेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। तीसरा आपका प्रश्न है कि निम्न में से किन 2 वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया? पुरकिंजी एवं स्ट्रोसबर्गर ने। दूसरा ऑप्शन दुबे एवं बेंडा ने। तीसरा ऑप्शन स्लाइडन एवं स्वान ने। तो सब लोग जानते हैं आपके स्लाइडन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चौथा आपका प्रश्न है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। साथियों, एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, यहाँ पे आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप देखिए कौन सा जो है बिल्कुल सुमेलित है सही से, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 आपके सामने हैं। तो यहाँ पे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। यानी कि रक्ताणु का संबंध किससे होता है? रक्ताणु क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन, जिनमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है वो होते हैं आपके रक्ताणु। तो ये तो बी से कनेक्ट रहेगा एक वाला। तो दूसरा है वो दय से। दय से यानी कि शिराओं का क्या कार्य? अपन जानते हैं कि हृदय की ओर रुधिर ले जाने वाली नलियां जो होती हैं उनको शिराएं अपन बोलते हैं, ठीक है। और श्वेताणु क्या होते हैं? श्वेताणु साथियों क्या होते हैं आपके? ये होते हैं रोगाणु से रक्षा करने वाले, WBC, ठीक है। और धमनी क्या होती है? धमनी के लिए मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था, यानी कि जो हृदय से रुधिर को धकेल देती है दूसरी तरफ, यानी हृदय से रुधिर को ले जाने वाली नलियां आपकी धमनियां कहलाती हैं। और बिंबाणु क्या होते हैं? चोट लगने पर आपके जो रक्त का थक्का जमता है ना, वो इन्हीं बिंबाणुओं की वजह से जमता है। तो ये आपका कूट रहेगा बिल्कुल सही से, आपका सुमेलित रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका रहेगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने कि 1 किलोग्राम जल का तापक्रम या तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। तो साथियों, 1 किलोग्राम, किलो कैलोरी में बताना है, तो 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अपने को 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता या उष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कितना बढ़ाना है अपने को? 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो 50 किलो कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा सा, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न और आराम से हो सकता है। चलिए, छठा अपना प्रश्न है कि यदि 2 समतल दर्पण समांतर रखे हों तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? साथियों, 1 होगी, 2 प्रतिबिंब बनेंगे, या प्रतिबिंब बनेंगे ही नहीं, या अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। साथियों देखिए, अपन नाई की दुकान में बाल कटवाने के लिए जाते हैं। अगर बिल्कुल समांतर 2 दीवारों पे इस प्रकार से बिल्कुल आमने सामने 2 अगर दर्पण लगाए गए हैं और अपन बीच में बैठे हैं, यहाँ पर बाल कटवा रहे हैं साथियों, तो मेरे को आप ये बताइए कि अपने चित्र जो अपने खुद को कितने दिखेंगे? तो आपको अनंत चित्र दिखेंगे साथियों, अनंत दिखेंगे। अपन दुकान में देखते अनंत अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो अनंत चित्र अपने को दिखेंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि चमगादड़ कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। सर्वे ध्वनि, प्रासर्वे ध्वनि, अवसर्वे ध्वनि, या कोई नहीं? ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है और आरबीएससी की बुक में भी ये प्रश्न दे रखा है। और यहाँ पे ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा प्रासर्वे ध्वनि उत्पन्न करता है साथियों चमगादड़, ठीक है। ये मेरे नोट्स में भी आपको लिखवाया हुआ मिल जाएगा।
चलिए 8वां आपका प्रश्न कि कंप्यूटर में किन दो बाइनरी अंकों का प्रयोग किया जाता है। आसान सा प्रश्न साथियों, देखिए आसान प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में। 0 और 2 को, 0 या 3 को, 0 या 1 को, या 1 या 2 को करते हैं। देखिए साथियों, कंप्यूटर में जो दो बाइनरी अंक होते हैं वो होते हैं 0 और 1। 0 और 1 के आधार पर ही सारी क्रियाएं जो उसमें होती हैं। चलिए 9वां आपका प्रश्न है कि कोई तत्व हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाता है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी। 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 4। तो साथियों, कोई भी तत्व हाइड्रोजन के जितने भी परमाणुओं से क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाता है तो वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। तो यहाँ पे 2 परमाणुओं से क्रिया करके स्थायी यौगिक बना रहा है, इसलिए जो है इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 2 होगी। ऑप्शन नंबर 2 जो कि बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका होगा। 10वां साथियों प्रश्न है कि हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ है। 1, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सघनता के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। दूसरा, बढ़े हुए तापमान में सब्जी तथा फूलों का उत्पादन। तीसरा ऑप्शन है शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, या चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो साथियों, हरित ग्रह प्रभाव का मतलब क्या है कि जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ना एक प्रकार से, किसके कारण से, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ते हुए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसका आयतन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वातावरण में उन एक प्रकार से उनका घनत्व वो बढ़ता, सघनता उनकी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से तापमान भी बढ़ता जा रहा है, और यही है आपका हरित ग्रह प्रभाव। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही रहेगा। 11वां प्रश्न है कि दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजने के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि तरंगों का करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का करते हैं, प्रकाश तरंगों का करते हैं, या उपयुक्त सभी का करते हैं। तो साथियों, अपन जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग जो वो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है साथियों आपके सामने कि नौशादर व रेत को किस विधि से पृथक करते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है। अपघटन द्वारा, चुंबक द्वारा, ध्रुवपातन द्वारा, या आसवन द्वारा। कक्षा 6 की पुस्तक से साथियों प्रश्न है, यह भी बता देता हूं आपको, कक्षा 6 की पुस्तक से प्रश्न लिया गया है। नौशादर व रेत को किस विधि से पृथक करते हैं, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न। और साथियों, इसको ऊर्ध्वपातन विधि से जो है वो अलग किया जाता है। तो 12 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 जो वो बिल्कुल सही रहेगा। और 13वां प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार है वो क्या होता है। 1 शून्य होगा, 2 अनंत होगा, 3 ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम होगा, या 4 विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम होगा। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। यह आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, सब लोगों को पता है, एनीमिया रोग है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कैंसर नहीं है, गठिया नहीं है, पीलिया नहीं है, एनीमिया यानी अरक्तता। एनीमिया को साथियों अरक्तता भी बोला जाता है, यानी कि खून की कमी एक प्रकार से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। 15वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत है, आमाशय है, थायराइड है, या लार ग्रंथि है। तो साथियों, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो वो होगी आपकी यकृत ग्रंथि। साथियों, कुछ आसान प्रश्न भी आपको लगेंगे, लेकिन बोर्ड की पुस्तकों के प्रश्न हैं और इसी प्रकार के एग्जाम में भी आते हैं। एग्जाम में कौन से हार्ड क्वेश्चन आए अभी तक जितने भी टेट के पेपर हुए हैं अपने राजस्थान में, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। रेट लेवल 2 का 2018 का पेपर आप देख लीजिएगा, बहुत ही इजी पेपर था साइंस का, और इसी प्रकार का पेपर आपको मिलेगा। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सर टफ पेपर आएगा, बहुत टफ आएगा। अरे नहीं आएगा टफ पेपर, आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल जो सिलेबस दिया उससे बाहर मत जाइए, आप उसी में रह के तैयारी कीजिए, बोर्ड की बुक से तैयारी कीजिए। हाँ, गाइड भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स की बुक्स भी आपको पढ़ना साथ साथ। केवल आपको किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, अपने को खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए 16वां आपका प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में सही कथन सुनिए। एक है एक कोशिकीय के जीव में उत्तक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। 2 है एक कोशिकीय जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। 3 है एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। चौथा ऑप्शन है सभी एक कोशिकीय जीव पक्षमाभिकाओं द्वारा गति करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, सही कथन चुनना है एक कोशिकीय जीव के लिए। तो एक कोशिकीय जो जीव है उसके लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो श्वास भी लेते हैं और जनन भी करते हैं। यह भी एनसीईआरटी का साथियों प्रश्न है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। और
एक प्रकार से मेरे हिसाब से ये प्रश्न में आपको थोड़ी सी तकलीफ भी हुई होगी। तो कठिन प्रश्न भी आते हैं और आसान भी आते हैं। इसी प्रकार की अपनी टेस्ट सीरीज रही है, बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से, बिल्कुल आपके स्तर की। 17वां आपका जो प्रश्न है वो है वह अधातु जो चमकीली होती है, सीजियम, सल्फर, आयोडीन और कार्बन। साथियों चमकीली अधातु कौन सी होती है? आयोडीन होती है। बिल्कुल आयोडीन जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। आयोडीन जो वो चमकीली अधातु होती है। ठीक है। 19वां आपका 18वां आपका प्रश्न है साथियों, क्लोरेला है। ऑप्शन नंबर 1 यूकेरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल। ऑप्शन नंबर 2 है आपका प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल। और ऑप्शन नंबर 3 है आपका यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल। और ऑप्शन नंबर 4 है प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा साथियों, ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं आपको बताना चाहूँ तो ये सही उत्तर होगा साथियों यूकेरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल, जो क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। और ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में दे रखा साफ साफ, ये क्या होता है, ये एक शैवाल होता है जो एक कोशिकीय होता है और यूकेरियोटिक कोशिका इसमें पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो यूकेरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल क्लोरेला होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 19 है, प्लाज्मा में पाया जाता है जल, अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर 3 कार्बनिक पदार्थ, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो साथियों प्लाज्मा जो होता है वो उसमें 90% तो क्या पाया जाता है साथियों, जल पाया जाता है। 90% क्या पाया जाता है, जल। और 10% क्या पाया जाता है उसमें, अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका रहेगा। इस प्रकार से प्लाज्मा तैयार होता है। ठीक है। 20वां आपका प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि जो अपने पास जो साग सब्जी वगैरह जो बच जाती हैं या जो छिलके वगैरह अपन उनको एक जगह डाल करके बंद कर दें एक डिब्बे में, या फिर एक जगह मिट्टी में गड्ढा खोल के उसमें दबा दें, तो जो कंपोस्ट तैयार होगी वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, या उपयुक्त तो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, वह अभिक्रिया जिसमें जब उत्पाद बने, उत्पाद जब बनता है तो उष्मा का अवशोषण होता है उसमें। ठीक है, उत्पाद बनते समय। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, यानी कि उत्पाद बनते समय उष्मा अपने को प्राप्त हो जाए, उससे उष्मा उत्सर्जित हो जाए, तो वो होती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और साथियों जाहिर सी बात है कि कंपोस्ट खाद जब बनेगी मिट्टी में दब के, तो उसमें से जाहिर सी बात अपन देखिए जो गोबर की खाद भी अपन बनाते हैं, तो जब उसको कस्सी से अपन खोदते हैं या किसी और से उसको थोड़ा खोद के देखते हैं तो उससे गरम गरम भाप निकलती है। तो वो क्या होती है, उष्मा, उष्मा निकलती है, उससे निकलती है यानी उत्सर्जित होती है, यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है साथियों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 21वां जो आपका प्रश्न है वो है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान विषय का अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे 1 छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, 2 छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, 3 छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, और 4 उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। सारी की सारी बातें जो बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो वो सही रहेगा। देखिए साथियों अगला आपका प्रश्न है कि आंख की रेटिना पर चित्रों का बनना कैमरे के समान है, यह उदाहरण से संबंध स्थापित करता है। 1 जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान में, 2 रसायन व भूगोल में, 3 कला और जीव विज्ञान में, चौथा ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान और कला में। तो आंख की रेटिना पर चित्रों का बनना कैमरे के समान है, ये जो बात है ये किन 2 विषयों में आपस में संबंध स्थापित करता है, तो ये करता है जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान में। भाई कैमरे की बात करते हैं भौतिक विज्ञान में, आंख की रेटिना की बात करते हैं अपन जीव विज्ञान में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही उत्तर है यहाँ पे हो जाएगा। 23वां आपका प्रश्न साथियों, वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने हेतु एक विज्ञान शिक्षक द्वारा साधारण सामग्री से निर्मित उपकरण कहलाता है। सर्वे दृश्य उपकरण, दूसरा आसुरचित उपकरण, तीसरा क्रियाशील प्रतिरूप, या 4 स्थायी उपकरण। तो साथियों इस प्रकार के जो साधारण सी सामग्री से उपकरण बनाए जाते हैं उसको अपन बोलते हैं आसुरचित उपकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। 24वां आपका प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 प्रयोगशाला विधि,
ऑप्शन नंबर 2 समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर 3 ह्यूरिस्टिक विधि, या ऑप्शन नंबर 4 प्रायोजना विधि। साथियों ह्यूरिस्टिक विधि सही आंसर होगा, सब लोगों ने सही किया होगा। इसको खोज विधि भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न था। और साथियों ये जो शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न हैं, ये भी साथियों परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट मैटर में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। इस सीरीज को आप कितना प्यार देते हो ये डिपेंड करता है कि मॉडल पेपर आपके लिए कितने आएंगे। जितना ज्यादा लोगों को एक प्रकार से पसंद आएगी, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाओगे इस सीरीज को, उतने ही ज्यादा मॉडल पेपर इसी प्रकार के शानदार आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए 25 का आपका जो प्रश्न है वो है, छात्रों के आसुरचित उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने की विधि है। तो प्रदर्शन विधि है, निगमन विधि है, समस्या समाधान विधि है, या भाषण व प्रदर्शन विधि है। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, समस्या समाधान विधि है। यानी कि छात्रों के आसुरचित उपकरण निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए कौन सी विधि सबसे बढ़िया मानी गई है, समस्या समाधान विधि को सबसे बढ़िया माना गया। और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां आपका प्रश्न है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे कि वह छात्र को अपने उद्देश्य के अनुसार ही ढाल सके। उक्त परिभाषा है कनिंघम की, बेंट की, वाल्टर सी की, या चौथा ऑप्शन इनमें से किसी की भी नहीं है। तो साथियों देखिए इसका सही उत्तर होगा, यह डेफिनेशन कनिंघम की है। इंपॉर्टेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। 27वां आपका प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न बालकों में समीक्षात्मक सोच को विकसित नहीं कर सकते। खुले प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न, या बंद प्रश्न, या 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों हम सब लोग जानते हैं अगर अपन बंद प्रश्न ले लेंगे, यानी कि एक प्रकार से आपके विकल्पात्मक प्रश्न सीधे सीधे इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक टिक करना है जैसे कि यहाँ पे चल रही है, तो ये समीक्षात्मक सोच को विकसित नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बंद प्रश्न यहाँ पे सही रहेगा। समीक्षात्मक सोच को विकसित करने के लिए सबसे जो बढ़िया प्रश्न होते हैं एक प्रकार से जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 28वां साथियों आपका प्रश्न है कि विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है। विज्ञान को सीखना कोई और तरीका, विज्ञान को सीखने का कोई और तरीका नहीं है, यह कथन किसका है। बहुत ही बढ़िया कथन कि विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है, विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है, यह कथन किसका है। एस चंद्रशेखर जी का है, UR राव का है, या DS कोठारी का है, या यहाँ पे देखिए विज्ञान क्लब ऑप्शन लिखा हुआ आया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। विज्ञान क्लब तो ऐसी डेफिनेशन देगा नहीं, क्योंकि विज्ञान क्लब हर स्कूल में बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 तो कोई मतलब का ही नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका जो एक प्रकार से इसकी जो डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन दी गई है ये दी गई एस चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जो वो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। 29वां आपका प्रश्न है कि विज्ञान की प्रकृति को किस अंतःक्रिया से स्पष्ट किया जाता है। ज्ञान प्रक्रिया समाज, या ज्ञान पदार्थ समाज, या प्रक्रिया अभिक्रिया बोध, या प्रक्रिया जागरूकता विश्लेषण। यहाँ पे आपको इस प्रकार से समझना है इसको कि विज्ञान की प्रकृति को किस ऑप्शन से अपन स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से किस अंतःक्रिया है, वैसे किस अंतःक्रिया से स्पष्ट किया जाता है। यहाँ पे ज्ञान प्रक्रिया समाज, दूसरा ज्ञान पदार्थ समाज, तीसरा प्रक्रिया अभिक्रिया बोध, और चौथा ऑप्शन है प्रक्रिया जागरूकता विश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा, जो विज्ञान की प्रकृति को बिल्कुल स्पष्ट करने वाला होगा, वो होगा ज्ञान, फिर प्रक्रिया, और फिर वो समाज में लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। साथियों 30वां आपका प्रश्न है कि विज्ञान विषय में विद्यार्थियों के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है आपके लिखित कार्य द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा, या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। साथियों चाहे विज्ञान का शिक्षण हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षण हो, अगर विशिष्ट कमजोर क्षेत्र बच्चे का पता करना है, विद्यार्थी का विशिष्ट कमजोरी वाला क्षेत्र पता करना है, तो उसका निदानात्मक परीक्षण करना पड़ेगा। अपने को पता लगाना पड़ेगा कि बच्चे में क्या समस्या है, कहाँ पे समस्या, इसको अपन निदान करना बोलते हैं। और इस निदान से अपने को पता चलेगा कि इसमें समस्या, उस समस्या को दूर करना बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि विशिष्ट कमजोरी का पता लगाने वाला परीक्षण कौन सा है, तो वह निदानात्मक परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अब साथियों आपको ईमानदारी से बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपके 27-28 प्रश्न सही हुए तो साथियों आपकी शानदारी जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार है, और तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ऐसे ही मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। अगर आपको ये टेस्ट पे पसंद आया है
तभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं और से पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय यहाँ पे अपने को व्यर्थ बिल्कुल नहीं करना। और मुझे जो है बेस्ट अपने एक प्रकार से अपने विद्यार्थियों को बेस्ट से बेस्ट मैटर जो वो अवेलेबल करवाने की मैं कोशिश करता हूं, और उसी कोशिश में ये मॉडल पेपर था। ऐसे ही और मॉडल पेपर आएंगे और अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूंगा जल्द ही। तो 2-2, 3-3 मॉडल पेपर आपको वीक में मिलेंगे एक सब्जेक्ट के, ठीक है साथियों। और आप सुबह जो है वो आपका साइकोलॉजी का मॉडल पेपर आता है 7 बजे, तो साइकोलॉजी 7 बजे और साइंस 9 बजे, ठीक है। साइंस जिस दिन नहीं आएगी उस दिन कोई और सब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से 7 और 9 बजे आपको 2 टेस्ट मिलेंगे दिन में, उनको जरूर करना साथियों आपको, ताकि आपके शानदार अंक जो वो रीट 2021 में आ पाए। चलिए, उम्मीद है आपको ये टेस्ट काफ़ी पसंद आया होगा। और साथियों, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इसी प्रकार के शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।